यूनिट है वो क्या है, उसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। बिल्कुल फ्रेश यूनिट है, पीछे की यूनिट से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नई है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आती है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन आपके जनरली क्या आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, तो उनके एक दो हम फॉर्मूले देख लेंगे, क्या ट्रिक्स लगती है यहाँ पे, ये भी समझ लेंगे काइनेमेटिक्स की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले होता है कि काइनेमेटिक्स हमारा कहाँ से आया, कहाँ से है। ठीक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर मैनी फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। तो याद रखिए, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करती है मोशन को, ठीक, कहाँ पर, इक्विलिब्रियम में या फिर इक्विलिब्रियम में या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट के कारण जितना मोशन लग रहा है उसके कारण जो उसका मोशन हो रहा है। समझिए मैं दौड़ रहा हूं, मुझे 4-5 चीजें रोक रही हैं दौड़ने से, तो मैं सबकी स्टडी करूंगा, जैसे एयर फ्रैक्शन या कोई और चीजें, मेरे अंदर की एनर्जी। ठीक है, तो मैं सबकी स्टडी करूंगा। तो इन सब चीजों को आप क्या कहलाता है, फिजिक्स की ये ब्रांच जो सिंपली मोशन की स्टडी करेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी मैकेनिक्स। अब इसको डिवाइड करते हैं स्टैटिक, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स में। अब देखिए स्टैटिक में हम क्या करते हैं, सिंपली स्टैटिक में हम बात करते हैं ऐसे मोशन की जो इक्विलिब्रियम में हो। एक्चुअली मोशन हो रहा है बट हमको दिखाई नहीं दे रहा। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की डिफरेंट इक्वेशंस की, तो होता क्या है, देखिए केमिस्ट्री में डिफरेंट इक्वेशंस वर्क कर रही होती हैं। अब इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस क्या हो रही होती है, दिखाई नहीं देती है। समझिए एक सर्टेन टाइम में वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है और उसी टाइम में आइस वाटर में भी कन्वर्ट हो रही है सेम अमाउंट में, पर रिएक्शन चल रही है बट हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसा मोशन फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में किया जाता है, स्टैटिक ब्रांच में किया जाता है, याद रखिए। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है, सोचिए मैं दौड़ रहा हूं और मुझे मेरे में एयर फ्रैक्शन लग रहा है, अदर चीजें लग रही हैं, तो मैं किसी भी चीज को नहीं देखूंगा, सिर्फ अपने मोशन को देखूंगा, मोशन की स्टडी करूंगा। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है अदर किन चीजों से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अदर मोशंस में किन चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी स्टडी ना करते हुए सिंपल अगर मोशन की स्टडी की जा रही है तो आपका वो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। वहीं बात करते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आप क्या करते हैं, ये भी आपका क्या है, मोशन की बात करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आपके मोशन पे या पर्टिकुलर जिस भी चीज के मोशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे अदर ऑब्जेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप इन सब चीजों को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये कहलाता है डायनेमिक्स। काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, सिंपली ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको स्टडी करना है, उस पर अदर ऑब्जेक्ट क्या इफेक्ट डाल रहे हैं उनकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे जनरली काइनेटिक्स की इस पूरी यूनिट में। याद रखिएगा एयर फ्रैक्शन क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, वो क्या लग रहा है, हम कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पे सब नेग्लेबल कर देंगे, ठीक है, इग्नोर मार देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन, पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले इस चीज को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए एक फिक्स पॉइंट से ही हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अगर किसी चीज की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये डिस्टेंस 5 है, 6 है, तो आप क्या कहते हैं, मेरे घर से मेरे स्कूल की डिस्टेंस इतनी है। तो सबके घर से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो आप बताओगे कि मैंने इस जगह को अपना ओरिजिन माना है, तब पता चलेगा डिस्टेंस इतनी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है, अ फिक्स पॉइंट और अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन etc ऑफ द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस भी फिक्स पॉइंट या पोजीशन या प्लेस के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आदि को आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में कैसे कैसे सिस्टम्स में फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए आपने कहा कि एक कमरा है, एक कमरे का एक कॉर्नर आपने कह दिया कि ये ओरिजिन है 0 0 0, तो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखिए कितने चीजें हो गई जो किसी आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकती है कि आप कमरे में कहाँ पर है। एक तो एक्स बता दीजिए, उसके वाई लोकेशन बता दीजिए और जेड बता दीजिए। एक और चीज है जिसको हम मेजर नहीं करते हैं, उसे फोर्थ डायमेंशन कहते हैं, टाइम। आप टाइम बताएंगे तो और इजीली पता चल जाएगा चीजें कहाँ पे है। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाता है, जहां पे आप एक्स, वाई और जेड के रेफरेंस में चीजें समझा रहे होते हैं कि एक्स, वाई, जेड की पोजीशन बता दी तो पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट कमरे में कहाँ पे रखा है। तो ये क्या कहलाता है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वही बात होती है अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, चीजें कैसी रखी जाएंगी, स्फेरिकल चीजों में रखी जाएंगी। अब कोई चीज समझिए, कोई चीज स्फेयर में रखी गई है, कोई चीज स्फेयर में रखी गई है, तो स्फेयर में रखने पे चीजें कैसे दिखाई जाएंगी। स्फेयर पे अगर चीजें रख दी जाएं तो देखिए एक स्फेयर है, तो आप किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं, समझिए पी कहीं यहां पर है, तो पोजीशन आप कैसे बता सकते हैं। एक तो रेडियस आपके किसी भी चीज की पोजीशन बताएगी स्फेयर में कि यहां पर रखा गया है। सेकंड, एक आपका क्या बनेगा, सिंपल थीटा एंगल क्रिएट होगा, और एक क्या होगा, फाई एंगल क्रिएट हो गया। समझिए एजेमुथल एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। फाई को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है। एक पी पोजीशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है फाई, थीटा और आर। तीन सिस्टम होते हैं, जैसे वहां पे एक्स, वाई और जेड होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे थीटा स्फेरिकल में थीटा, फाई और आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझिए फाई के उसमें केस यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बहुत बार, तो समझिए ये तो रेडियस हो गई, एक स्फेयर को मैंने आधा काट रखा है, ठीक है, हेमिस्फीयर बना दिया। अब देखिए आर, एक तो पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी पॉइंट की आर का आप यूज कर सकते हैं। अब समझिए एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, एक गोला वाला, और एक एंगल ये भी तो है, ठीक है। तो दो एंगल्स का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे समझ में आपको नहीं आया होगा कि दो एंगल क्यों हो रहे हैं, पर यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दो एंगल का यूज किया जाता है। तो एक होता है आपका फाई एजिमुथल एंगल, एक होता है रेडियल एंगल जिसको कहते हैं आप थीटा, रेडियस के अलोंग लिया जाता है, उससे क्या कहते हैं आप थीटा, रेडियल एंगल, और एजिमुथल एंगल फाई, ठीक। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब बात करते हैं हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझिए एक सिलेंडर दिया है, उसकी पी पोजीशन को फाइंड आउट करना है, तो इसको ज्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है। देखिए आप पी, एक सिलेंडर की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को, एक तो रेडियस से, हमने रेडियस यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर दिए, एक तो सिलेंडर में जो रेडियस है उससे पर्टिकुलर किसी पॉइंट की लोकेशन आप बता सकते हैं, प्लस एक थीटा एंगल, फाई एंगल बन गया, ठीक है, और एक आपके क्या हो जाएगा जेड एक्सिस की। अब यहाँ पे दो एंगल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसे करके नीचे को तो कुछ कटने वाली नहीं है। यहाँ पे क्या होगी, एक जेड एक्सिस, एक आपका आर और एक आपका थीटा। तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एस कॉस थीटा, y इक्वल्स टू एस साइन थीटा, z इक्वल्स टू जेड। अब बात करते हैं अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए हमने पहले ही बता दिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दो फ्रेम हम पढ़ेंगे, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए एक ट्रेन चल रही है, ठीक, तो आप उसको देख रहे हैं कहीं पे रेस्ट पे, आप कैसे में रेस्ट में, तो आप कैसे कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाएंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फ्रेम में है जिस फ्रेम में क्या होगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट है या फिर वो रेस्ट में है, तो ऐसा फ्रेम क्या कहलाता है आपका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। या तो ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, क्या कहलाएगा आपका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। वही बात करते हैं नॉन इनर्शियल और एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो देखिए नॉन इनर्शियल में क्या होता है, फ्रेम में जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब एसिलरेट होगी, स्पीड क्या होगी, चेंज होती जाएगी। अगर स्पीड चेंज होगी तो एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, एसिलेशन प्रोड्यूस होगा, तो इस ऐसे फ्रेम को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए इन दोनों को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है, समझिए अगर इनर्शियल फ्रेम है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं आपको किसी तरह से हवा में लटका दूं विथ हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज भी दूसरी चीज आपके साथ मोशन में है या नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, एक बलून, समझिए एक बलून में आपको बैठा के मैं ऊपर रख दूं, हवा में लटका दूं, ठीक है, आप बलून के साथ हवा में है तो आपको लगेगा आप एक जगह रुके हुए हैं, बट आप क्या होगा, बलून घूम रहा होगा समझिए हवा में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका क्या हो रहा है, आप रुके हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर चीज, आपके रिस्पेक्ट में जो बाकी चीजें उनका मोशन भी क्या है, कांस्टेंट है। जितना मोशन में आप हैं वैसे उतने ही मोशन में अदर चीजें हैं। आप मोशन में होते हुए भी खुद को कैसा फील करेंगे, रेस्ट में लगेंगे आप,
समझिए दो ट्रेनें चल रही हैं विथ कांस्टेंट स्पीड्स, तो आपको क्या लगेगा कि आपको क्या लगेगा, आप रुके हुए हैं। तो फ्रेम्स की स्टडी करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है, ये सब कैसे पता चलता है, हमें फ्रेम से पता चलता है। समझिए आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके दोनों साइड के ट्रेन के दोनों साइड के ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन रुकी हुई है। आपको पता कैसे चलता है ट्रेन चल रही है, ये पता चलता है आपको ऑब्जेक्ट से, बाहर के ऑब्जेक्ट से, उसी से पता चलता है कि ट्रेन चल रही है नहीं चल रही है। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल देखिए, सिंपली जो न्यूटन्स के फॉर्मूलेज को, जो न्यूटोनियन फिजिक्स होती है, फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, उसको फॉलो नहीं करते हैं। कौन सा? एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे एसिलेटेड फ्रेम हमको पता चल गया कि जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड में दो चीजें नहीं है, तो वो कैसा है, एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो अब बात करते हैं अर्थ हमारी कैसी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो देखिए अर्थ का मोशन सन के रिस्पेक्ट में भी मोशन कर रही होती है अर्थ, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती है। तो इसका मतलब सन कैसे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। याद रखना, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं, सन के रिस्पेक्ट में, सॉरी, अर्थ कैसी होती है, हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की। टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, सबसे पहला मोशन आता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, अगला आता है आपका रोटेशनल मोशन, अगला आता है आपका वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन सिंपली आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक सिंपली लाइन में, एक पाथ में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये मोशन कैसा कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा। वहीं आप बात करते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, आप फिक्स एक्सिस के, आपने एक पोल खड़ा कर दिया, उस पोल के चारों तरफ आप दौड़ रहे हैं, फिक्स एक्सिस के अराउंड अगर मोशन हो रहा है तो आपका कैसा कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाता है। वहीं बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करे, अपनी पोजीशन को रिपीट करे, एक सर्टेन इंटरवल मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी पोजीशन पे आ जाए, सेम जिस पोजीशन पे वो चला था, तो उस मोशन को आप क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। अगले टॉपिक्स अब जो होगा वो हमारा होगा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो थोड़ा इसका मैं बता देता हूँ। देखिए वन डायमेंशनल का मतलब सिंपली है कि एक एक्सिस में, वन एक्सिस में मोशन हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में आगे पीछे कोई चीज मोशन कर रही है, एक मॉलिक्यूल। वहीं बात करते हैं टू डायमेंशनल की, तो टू डायमेंशनल में क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है। वहीं थ्री डायमेंशन में बात करते हैं तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो देखिए ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, समझिए कि वन डायमेंशनल वाला बंदा टू डायमेंशनल वाले बंदे को नहीं देख सकता। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी मोशन कितने में है, उससे हायर है, तो वो क्या करेगा, नहीं देख सकता। वही थ्री डायमेंशन वाला बंदा आपका टू डायमेंशन वाले बंदे को देख सकता है, पर टू डायमेंशन वाला बंदा थ्री डायमेंशन को नहीं देख सकता। तो मे भी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमसे हायर डायमेंशन के हों, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते और वो हमको देख सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थ्री डायमेंशन वाला बंदा जो भी होगा, कोई भी पर्सन जो थ्री डायमेंशन में, जिसकी लिमिट है थ्री डायमेंशन को मेजर करने की, मतलब देखने की, जैसे हमारी लिमिट क्या होती है, थ्री डायमेंशनल होती है, तो हम थ्री डायमेंशनल चीजों को देख सकते हैं। तो वो जो चीजें देखता है एक्चुअली टू डायमेंशन में देखता है, ठीक है। और जो टू डायमेंशन वाला होता है वो वन डायमेंशन में चीजों को देखता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो थ्री डायमेंशन में है, एक्चुअली उसकी जो आंखें होंगी वो कैप्चर कैसे में कर रही होंगी, सिर्फ टू डायमेंशन में कैप्चर कर रही होंगी। सोचिए मैं एक 3D में पेंटिंग बना दूं, वो एक्चुअली आपको 3D लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर को निकली हुई है जेड एक्सिस में, पर वो जेड एक्सिस में नहीं होगी, वो बनी किस में होगी, एक्स और वाई एक्सिस में होगी। ये सिर्फ आपकी आंखों को लग रहा होगा। आप जितनी भी इमेजेस अपनी आंखों में कैप्चर करते हैं या बनाते हैं वो टू डायमेंशन होती है, याद रखिएगा। यही चीज होती है, थ्री डायमेंशन वाला टू डायमेंशन में देखता है, टू डायमेंशन वाला वन डायमेंशन में देखता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कोई हायर डायमेंशन वाला हो जो हमें देख सकता है बट हम उसको नहीं देख सकते। बड़ा अच्छे फैक्ट होते हैं फिजिक्स में, चीज़ों को समझना इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसीलिए इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि मोशन क्या है। तो अगले उसमें हम बात करेंगे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।